पर्चे पे ना लिखे कि उसे हेल्थ इंश्योरेंस की क्यों जरूरत नहीं है, कि पीछे वो पैसे कहाँ से आएंगे वो लिखे और उसे अपने पास सेफ कस्टडी में रखे। ईश्वर ना करे उसे कभी जरूरत पड़ी ना, उसके लिए वो जिंदगी का सबसे बुरा डिसीजन होगा जब वो उन्होंने पेपर पे लिखा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज आई थी कि मर्सिडीज का स्टेटमेंट था कि मर्सिडीज को सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है वो एसआईपीज के कारण हो रहा है। देखा जाए तो लोग बीमारी से नहीं मरते हैं, अब लोग बिल से मरते हैं। बीमारी से एक आदमी मरता है, बिल से पूरा परिवार मरता है। एक मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास होने में सिर्फ एक मेडिकल बिल की जरूरत पड़ती है। फिजिकल रिटायरमेंट आप कुछ करें या ना करें, आज नहीं तो कल आपका आना ही आना है। हाँ, वो तो है। जिस दिन आप काम करने के लायक नहीं रहे, जिस दिन आपके बॉस को लगा कि आप काम करने के लायक नहीं रहे, उसी दिन आपका फिजिकल रिटायरमेंट शुरू। जरूरी ये नहीं है कि आपका फिजिकल रिटायरमेंट आए, जरूरी ये है कि आपका फाइनेंशियल रिटायरमेंट आए। हेलो सर, हेलो, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। सर, आपने फाइनेंशियल डॉक्टर कैसे स्टार्ट की? उसके पीछे का क्या मतलब रीजन क्या था उसे स्टार्ट करने का? इस दुनिया में ना अगर कोई सबसे ताकतवर चीज कही जाए तो पैसा है। हाँ सर। ठीक है, बोला जाता है पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। ठीक है ना, ये पैसा ही है जिसको कमाने के लिए हम कितनी बार अपने बहुत सारी चीजों से सेक्रीफाइस कर जाते हैं। अपने परिवार से दूर हैं, कितनी बार हम अपनी सेहत से सेक्रीफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, है कि नहीं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो पैसा है जब ये हमारे पास आना शुरू होता है तो हम इसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर पैसा सबसे पावरफुल चीज है या पावरफुल चीज है तो एक और चीज निकल के आती है कि जिंदगी में पहले क्या चाहिए, पावर या पावर मैनेजमेंट। पावर। पावर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इतिहास गवाह है कि अगर कोई भी व्यक्ति आज परेशान है तो उसका कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण है कि एक समय मिली हुई पावरों का मिसयूज हुआ है। जैसे कि इसके एक एग्जांपल बताइए। अभी हमारे शहर देहरादून ने एक बड़ा हृदय विदारक एक एक्सीडेंट देखा जिसमें कि 6 परिवार के चिराग बुझ गए एक साथ। उसका एक मुख्य कारण शायद वो पावर मैनेजमेंट का मिसमैनेजमेंट हुआ। कैसे? देखिए, उनके पास इनोवा गाड़ी थी, अपने में बहुत पावरफुल थी। हर इंसान को पावर को यूज करना बहुत चाहता है। वो एक्सीडेंट की जो फ्रिक्शंस थे वो किस लिए हुए थे कि शायद वो 1 मिनट में जो मैनेजमेंट था वो पुअर हो गया। आज अगर हम पैसे की बात करें तो हर एक व्यक्ति पैसे को तो पसंद करता है लेकिन मनी मैनेजमेंट से थोड़ा सा दूर है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है आज की। हाँ, हुआ क्या है कि हम लोग ना मनी मेकिंग मशीन की तरह से बन के रह गए। हमारा मेन फोकस एरिया क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा आना कैसे है। हम अपनी जिंदगी में किसी भी काम को करने से पहले ना अपने से एक लक्ष्य पूछते हैं कि करना क्यों है। 99% लोगों को शायद ये भी नहीं मालूम है कि उनके पैसे की जो भूख है, जो उनकी एफर्ट है, जो पैसे कमाने की वो किस लेवल पे जाके खत्म होगी। एम आई ये मनी मेकिंग मशीन, मतलब कितना कमाना है वो हाँ, क्लियर है उन्हें। मतलब अगर हम ह्यूमन लाइफ की 3 क्या कहते हैं कैटेगरी को देखें तो एक हो गया 25 साल तक, एक हो गया 50 साल तक, एक हो गया 75 साल तक। पहले 25 साल में हम अपनी जिंदगी में केवल पैसा कमाने के लायक बनते हैं। अगले 25 साल में हम उस पैसे को कमाते हैं और जो बचे हुए 25 साल होते हैं वो उस पैसे से उस सेहत को कमाते हैं जो हमने खो दी है। और ये वो वाली बात होगी कि पहले पैसा कमाने में अपनी हेल्थ को बेकार कर दिया, फिर उसी पैसे से हम अपनी अपनी जो खोई हुई हेल्थ है अब उसको ढूंढ रहे हैं। तो इसमें कंट्रोल कैसे करें इन दोनों चीजों में? देखिए, किसी भी चीज को कंट्रोल करने का ना केवल एक ही है कि आप अपने सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारित करें। कोई भी मिसमैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से शुरू होता है कि मेरा गोल जो निर्धारित है वो कितना स्ट्रांग है। हम सबकी लाइफ में 2 चीजें सबसे ज्यादा रोल प्ले करती हैं, जिसमें से एक चीज है इमोशंस। हम किसी भी काम को करने जब शुरू करते हैं ना तो उसमें इमोशंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और उस काम को शुरू करने के 15 मिनट के बाद वो इमोशंस जो है ना खत्म हो जाते हैं। धीरे-धीरे फिर वो चिंगम बन जाती है। जब शुरू में आई तो बड़ी मीठी थी, ठीक है ना, लेकिन वो बाद में क्या उसका मिठास
चलती चलेगी, अब उसे चबाना है। अब हम केवल ये जगह ढूंढेंगे कि इसे कहाँ फेंक दें, कहाँ थूक दें। तो उस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? उसके लिए हमारा जो गोल है, जो मोटिव है, हमें वो बहुत स्ट्रांग ढूंढना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए। जितना स्ट्रांग हमारा मोटिव है, उतना स्ट्रांग हम उसके ऊपर हार्ड वर्क करेंगे, उतने ज्यादा हम उसके लिए पेन लेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सुबह उठना जल्दी ज्यादा सही है या लेट उठना? सुबह जल्दी उठना ज्यादा सही है। ठीक है, मजा किस में आता है? लेट उठने में। अच्छा, पिज्जा ज्यादा टेस्टी है पालक की सब्जी? पिज्जा। पिज्जा। अच्छा, घूमना फिरना ज्यादा अच्छा है या पढ़ना? घूमना फिरना। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, सबको मालूम है क्या अच्छा है। हुआ क्या है, प्रोडक्टिव काम जो है ना, उसकी तरफ आपको जबरदस्ती जाना पड़ रहा है। हमेशा एट्रैक्शन कहां पर है? एट्रैक्शन वहां पर है जहां पे डिस्ट्रक्टिव चीजें हैं। सबको मालूम है सुबह उठने से फायदा होगा, हाँ, फायदा। लेकिन उठते कब है? लेट। क्योंकि, और वो लेट क्यों उठना है? क्योंकि हमें खुद से लड़ना है। आज हम अपने बच्चों के सामने अगर पिज्जा और क्या कहते हैं एक हेल्थी फूड कुछ भी रख दें, उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या खाना है, वो ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक पिज्जा ही खाएगा। पिज्जा खाएगा। वो कहाँ से माइंडसेट आया? ये माइंडसेट ऐसे है कि हम हमेशा जो डिस्ट्रक्टिव चीज है ना, उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, और हमारा माइंड प्लेजर ढूंढता है, प्लेजर ढूंढे, शॉर्ट टर्म प्लेजर ढूंढते हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर। हम आसानी से कैसे उस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी एक ऐसी चीज है जिसे एफर्टलेस काम करना पसंद है। अगर हम उससे एफर्ट लगवाएंगे तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक कहने लगेगा नहीं यार, तेरे को ये नहीं करना, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है तू। देखो एक और चीज बड़ी सी हो जाती है, मेकिंग ऑफ एनीथिंग इज पेनफुल। इस दुनिया में कोई भी चीज जब बन के तैयार हुई है ना, तो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती है, लेकिन उस चीज के बनने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत पेनफुल है। आज सब लोग बोलते हैं सड़कें बहुत अच्छी बनी है, देहरादून से दिल्ली 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना। एक बार आप उस दिन वापस जाके देखिए जब ये सड़कें बन रही थी, कहीं ना कहीं जाम लगा हुआ था, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है ना। कोई भी एक चीज है, आप खाने की बात कर लें, जब वो आपके डाइनिंग टेबल पे आके रखा हुआ है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार आप जाके उसको किचन का प्रोसेस जाके देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से वेल्थ है। जब हम पैसे की बात करते हैं ना, तो वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है वो थोड़ी पेनफुल है, उसमें थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास वेल्थ हो, लेकिन उसके क्रिएशन की जो जर्नी है ना, वो थोड़ी सी पेनफुल है। और वो पेन केवल आप अपनी लाइफ में एक ही चीज से ले सकते हैं, जब आपको ये मालूम हो कि आपका जो गोल है वो कितना स्ट्रांग है, वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है ना, तभी आप करेंगे। आज हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं कि साहब हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में वो करना है, हमें क्रिप्टो के ऊपर बात करनी है। हम उन्हें बहुत समझाते हैं, हम उन्हें नहीं समझा पाते हैं। हम पिछले 20 साल से इंडियन इकोनॉमी, म्यूचुअल फंड, ये सब समझा रहे हैं, बहुत कम लोगों को समझा पाए हैं। लेकिन बिना समझाए लोगों को क्रिप्टो, ड्रीम्स 11 ये सब समझ में आ गया। क्योंकि वहाँ शॉर्ट टर्म चीजें हैं ना, वहाँ पे शॉर्ट टर्म चीजें, यहाँ पे आप रिलेट करके देख सकते हैं वो पिज्जा और बर्गर की शॉर्ट टर्म प्लेजर है कि हाँ एकदम से मेरे पास इतना सारा आ जाएगा, क्योंकि कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। देखिए जब हम पावर की बात करते हैं, तो आपको मालूम है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पावर क्या है इस समय दुनिया में? जो दुनिया है ना, वो भारत को क्यों इतना पूछ रही है? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है भारत की इस समय? यहाँ की यूथ, ठीक है ना। यूथ, बोला जाता है कि अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन चाइना और इंडिया की ऑलमोस्ट अब बराबर की कंडीशन में है, ठीक है ना। लेकिन एक बहुत मेजर डिफरेंस है, हमारे पास 75% यूथ की है। यूथ है। इसको एक और वर्ड्स में बोला जाता है कि चाइना में आज एडल्ट डायपर ज्यादा बिक रहे हैं और इंडिया में आज बच्चों के डायपर ज्यादा बिक रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, वहां पर लोग जो हैं बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए एक परिवार के अंदर एक बच्चे के पास, एक लड़के के पास या लड़की के पास जो मोबाइल है, वो उसके पेरेंट के मोबाइल से महंगा होगा, ठीक है ना। ये रहता है। लेकिन अगर आप पेइंग कैपेसिटी की बात करें, अगर आप अर्निंग कैपेसिटी की बात करें, अगर आप यूजेस की बात करें, तो शायद हो सकता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा हो, उनके पास का यूजेस ज्यादा हो।
लेकिन है किसके पास? बच्चे के पास। तो अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि दुनिया के लिए हम क्या है। आज जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, दुनिया उसको स्ट्रेंथ की तरह से नहीं देखती है। आज हमारा जो यूथ है वो दुनिया के लिए कंज्यूमर है। ओके। दुनिया के लिए वो कंज्यूमर है। अगर आप पैसे कमाएंगे, आपने 25 साल पैसे कमाना सीखा है, अब जब पैसा आपके पास आना शुरू होगा, अगर आप बचाएंगे तो उनका सामान कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, वे तो लॉस में चले जाएंगे। तो ये उनका माइंडसेट है कि आपको पैसा नहीं बचाने देना है। अभी आज से 3-4 साल पहले इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज आई थी कि मर्सिडीज का स्टेटमेंट था कि मर्सिडीज को सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है वो एसआईपीज के कारण हो रहा है। सिस्टमेटिक। मर्सिडीज का वो हाँ, था। ये मर्सिडीज का वो था कि आज मर्सिडीज लोग इसलिए कम खरीद रहे हैं क्योंकि उन्होंने एसआईपी शुरू कर दी है। ओके। कि लोग अब, ये अपने में एक बहुत बढ़िया न्यूज है हिंदुस्तान के लिए कि लोग अब मर्सिडीज के कंपैरिजन में वेल्थ क्रिएशन की तरफ देख रहे हैं। मनी मैनेजमेंट की जो जर्नी है वो थोड़ी सी पेनफुल है, लेकिन विश्वास मानिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोग अक्सर बोलते हैं कि जो गोल है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, उससे ज्यादा अच्छी चीज होती है आपकी जर्नी। हाँ, ऐसा बोला जाता है। जिस रास्ते मतलब जहाँ पर आपको पहुंचना है उससे ज्यादा बेटर कि आप जा कैसे रहे हो, क्या अप डाउन्स आ रहे हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो अगर बाय द वे हम वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को स्मूथ बना दें तो शायद चीजें बहुत अच्छी हो जाए। वो बनाएं कैसे? वो कैसे बनाए? सबसे पहली चीज ना, वो अगेन हम लोग वहीं आते हैं कि सबसे पहली चीज है कि हमें अपना जो गोल है ना उसको डिफाइन करना पड़ेगा। कि उसके लिए एक सवाल अपने से पूछा है, एम आई ए मनी मेकिंग मशीन? ये पैसे की भूख, ये पैसे की लड़ाई, ये किस दिन आके खत्म होनी है? इसका जो एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर हमने जवाब निकाला है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति के किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन या किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी का जो गोल होना चाहिए वो है टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का जो कमा रहा है, जो नहीं कमा रहा है, जो कम कमा रहा है, जो ज्यादा कमा रहा है, कुछ भी है, उसकी लाइफ का एक ही गोल होना चाहिए, टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। अब सर ये कैसे आएगी फाइनेंशियल फ्रीडम? सबसे पहले ये नहीं देखना कि फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी कैसे, सबसे पहले देखना ये फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या चीज। क्योंकि जितना बड़ा गोल, जितनी बड़ी थ्रस्ट, उतना बड़ा पेन लेने के लिए तैयारी। अब आप समझ लीजिए, देखिए आप जानते हैं वर्ड हुआ करता है रिटायरमेंट। हाँ सर। क्या है रिटायरमेंट? मतलब रिटायरमेंट ये है कि एक टाइम बाद हमें काम नहीं करना, एक समय के बाद रिटायर हो जाना, उस काम से छुट्टी ले लेना। भारत में अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट तो एक एज है। हाँ, 60 साल, 60 साल बाद है ना? रिटायरमेंट। तो ये तो फिजिकल रिटायरमेंट हो गया। देखिए, दो रिटायरमेंट होते हैं, एक होता है फिजिकल रिटायरमेंट, एक होता है फाइनेंशियल रिटायरमेंट। ओके। फिजिकल रिटायरमेंट आप कुछ करें या ना करें, आज नहीं तो कल आपका आना ही आना है। हाँ, वो तो है। जिस दिन आप काम करने के लायक नहीं रहे, जिस दिन आपके बॉस को लगा कि आप काम करने के लायक नहीं रहे, उसी दिन आपका फिजिकल रिटायरमेंट शुरू, उसी दिन निकाल देगा। जरूरी ये नहीं है कि आपका फिजिकल रिटायरमेंट आए, जरूरी ये है कि आपका फाइनेंशियल रिटायरमेंट आए। और सर थोड़ा वाइड में समझाइए। हाँ, फाइनेंशियल रिटायरमेंट का मतलब कि एक समय हुआ करता था जब लोग हिंदुस्तान में जो है लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते थे। हाँ। ठीक है ना, सब लोग बिजनेसमैन थे, ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। एक और चीज समझिए, देखिए भारत जो है ना, ये एक तरह का भारत के अंदर समाज का कल्चर बहुत रहा। मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे की लाठी हैं। हाँ। मेरी जिम्मेदारी इनको लायक बनाना है, मेरे बुढ़ापे में ये मेरा ख्याल रखेंगे। ठीक है ना? समय चेंज हो गया है, समय चेंज हो गया है। आज कहीं ना कहीं या तो हम या हमारे बच्चे करियर कॉन्शियस है। ठीक है ना? अब मुझे अपने बुढ़ापे की लाठी खुद निकाल के रखनी है, क्योंकि अगर मैं अपने बच्चों को रोकता हूं, ये गलत है सही है वो एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ हैम्पर करेगी। ठीक है, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो सस्टेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आती है बात रिटायरमेंट के ऊपर। ठीक है ना? रिटायरमेंट का मतलब अब 60 साल नहीं है। अब रिटायरमेंट का मतलब है फाइनेंशियल रिटायरमेंट। मतलब हो सकता है अगर आपकी एज आज 25 साल है, ठीक है ना, तो आपके लिए लाइफ में 20 साल बहुत है अगर आप अच्छी तरह से प्लानिंग करें। अगर आप आज से प्लानिंग के थ्रू चलें तो हो सकता है आज
आने वाले 20 साल में आप इतनी वेल्थ क्रिएट कर लें कि आपको 45 से 85 तक किसी काम के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो सर ये इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, मतलब जैसे आपने बताया कि 45 की एज तक का हमने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली और उसके बाद 85 तक का हम फ्री हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा वाइड में समझिए। ठीक है, देखिए अभी हमने से गोल की बात करी, ठीक है ना। अब हम गोल को एक और उसमें वो करते हैं सपने, ठीक है ना। सपने। गोल ऑब्वियसली एक सपना है। अगर हम सपने को भी बाइफरगेट करके तो दो तरीके के सपने आते हैं हमको। एक सपना वो आता है जिसको हम चाहते हैं कि ये पूरा हो जाए, हाँ। और एक सपना वो है जिसको हम चाहते हैं हे ईश्वर ऐसा कभी भी पूरा ना हो जाए, है कि नहीं, कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। हाँ। ठीक है ना। तो जिस सपने को हम चाहते हैं कि ये पूरा हो जाए, उसके लिए हमारे पास केवल एक ही चीज है, वो है निवेश, बचत। बचत इकट्ठा करना है हमें, अच्छा। ठीक है। और एक सपना वो है जिससे हमें डर लगता है कि ईश्वर ना करे ये पूरा हो जाए। उसके लिए हमारे पास केवल एक ही वर्ड है, वो है इंश्योरेंस। ओके। अगर ऐसा हुआ, अब हम उसी के ऊपर पहले बात करते हैं। हम पहले गंदे सपने की बात कर लेते हैं। आज की तारीख में मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे एक ऐसे खर्चे के बारे में बताइए कि घर में अगर पैसे खत्म भी हो जाएंगे ना, तो वो खर्चा आप करेंगे। खाना। अब मुझे एक ऐसे खर्चे के बारे में बताइए कि अगर आपको उधार भी लेना पड़ जाए तो भी आप करेंगे। तब भी खाना ही आता है। कोई ऐसा खर्चा है जिसमें कि अगर घर का सामान बेचना भी पड़ जाए तो भी आप करेंगे। खाना। मेडिकल बिल। ओके। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो लोग अब बीमारी से नहीं मरते हैं, अब लोग बिल से मरते हैं। बीमारी से एक आदमी मरता है, बिल से पूरा परिवार मरता है। एक मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास होने में सिर्फ एक मेडिकल बिल की जरूरत पड़ती है। एक अच्छा मेडिकल बिल अगर किसी की लाइफ में आ जाए, लाइफ खत्म उसकी। और वो 5 लाख रुपए का है सपोज, तो 5 लाख रुपए हो सकता है उस आदमी ने पिछले 5 सालों में इकट्ठे किए हों। तो उसकी लाइफ 5 साल पीछे चली गई है, 5 साल की सारी अपॉर्चुनिटी जीरो हो गई है। और और जिस तरीके से टाइम बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, आने वाले टाइम में से और ज्यादा। हाँ। तब शायद 5 साल लगे, अब शायद 10 साल लगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो भी निवेशक हैं, जो जो भी इंडिया का यूथ है या जो कुछ भी है, जो भी है, उनको सबसे पहले ना पेपर पे लिखना पड़ेगा कि ईश्वर ना करे अगर जिंदगी में ऐसा वक्त आ गया जब मेरे को 3-5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो ये पैसा आएगा कहाँ से। जिसमें एक चीज हो सकती है मैं अपनी एसेट बेच दूंगा, दूसरी हो सकती है मैं अपनी एफडी तोड़वा दूंगा, तीसरी हो सकती है मैं किसी से ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब इन तीनों की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम जिससे मैं लूंगा, क्या मुझे उसे वापस नहीं करना है? चलो, तो अगर मुझे वापस करना है तो अगेन कहीं ना कहीं से कमा के ही तो वापस करूंगा। मेरी लाइफ तो फिर वापस चली गई, ठीक है ना। अगर मैंने एफडी बनाई हुई है तो क्या वो एफडी किसी सपने के लिए नहीं थी, ठीक है ना। तो फिर वो पैसा दोबारा लाइफ में वहीं से वापस इकट्ठा करना पड़ेगा, वो एसेट्स हो गए, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो हम पहले गंदे सपने की बात कर रहे हैं कि ईश्वर ना करे अगर बाय द वे वो वक्त आ गया तब क्या होगा, तो उसके लिए यहां पर पिक्चर में केवल एक ही सॉल्यूशन है, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के हिंदुस्तान में लोगों के बहुत सारे रीजन है। मैं स्वस्थ हूं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, आज तक बीमारी नहीं पड़ा हूं। अगर कभी भी किसी को एक गलत फहमी है, तो हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जिनकी बहुत बैलेंस डाइट है, हमारे बहुत सारे क्या कहते हैं सेलिब्रिटीज आज कैंसर के पेशेंट हुए हैं, और जो सर्वाइव करके बाहर आ गए हैं, उनके कैंसर होने और सर्वाइव करने में के बीच में केवल एक ही चीज है, पैसा। अगर पैसा ना होता तो मैं करी वो टाइमली वो ट्रीटमेंट ले पाए। हाँ सर, ये इंडिया की मतलब सर 40 to 50% ऐसी प्रॉब्लम है कि जो पैसे की वजह से सही नहीं मतलब सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, कि उनके पास पैसे की कमी है, इसलिए इस वजह से मैं ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं। और सर मैंने भी देखे हैं, मेरे नोन में भी काफ़ी है,
इनके पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। देखिए ये तो एक ही चीज है, इसके पीछे कैंसर तो एक चीज है, कैंसर जगह कुछ और आएगा, पहले टीवी था अब कुछ और है। हमें वो प्रॉब्लम नहीं ढूंढनी है, हमें तो सॉल्यूशन के ऊपर बात करनी है, ठीक है ना। तो म, मेरा कहना ये है कि अगर हम गोल सेंट्रिक बात कर रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति को अगर हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं समझ में आ रही है, वो आज एक पर्चे पे ना लिखे कि उसे हेल्थ इंश्योरेंस की क्यों जरूरत नहीं है, उसके पीछे वो पैसे कहाँ से आएंगे वो लिखे और उसे अपने पास सेफ कस्टडी में रखे। ईश्वर ना करे उसे कभी जरूरत पड़ी ना, उसके लिए वो जिंदगी का सबसे बुरा डिसीजन होगा जब वो उन्होंने पेपर पे लिखा होगा देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। केवल एक रीजन की हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, वो है लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल की गारंटी। आज आप स्वस्थ हैं, आपको बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, आपको कोई वो नहीं है, आपका हो सकता है पैसा डूब रहा है, लेकिन अगर बाय द वे, जो कि आज नहीं तो कल होना है, आज अगर बाय द वे कोई आदमी 40 साल का है तो आज से 20 साल बाद उसकी उम्र शायद 60 साल होगी, 65 होगी, 70 होगी, ठीक है ना। अगर उस समय वो बीमार पड़ गया, उस समय वो जो पैसा खर्च करना पड़ेगा वो जेब से खर्च करना पड़ेगा, और अब उसे हेल्थ इंश्योरेंस का ऑप्शन नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में एक बड़ी सी लाइन आती है, वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। जब तक आप स्वस्थ हैं आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कवर दे देगी, लेकिन एक बार आप बीमार पड़े तो या तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो फिर उसके पीछे एक और चीज आती है कि भैया हम इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या तो कवर नहीं करेंगे, करेंगे तो होता क्या है सर प्री एग्जिस्टिंग? देखिए जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है प्री एग्जिस्टिंग, पॉलिसी लेने से पहले जो बीमारी शुरू हुई है। ओके, तो उसमें कंपनी क्या करती है? उसमें कंपनी सीधा सीधा ही बोल देगी भाई आप चूंकि मेरे पास बीमारी लेके आए हैं तो इस बीमारी या इस बीमारी से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है मैं आपको 3 या 4 साल तक उसके पैसे नहीं दूंगी। अच्छा, तो ज्यादा अच्छा यही होता है कि आप स्वस्थ रहते हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, हेलमेट सबको मालूम है जरूरी है। हेलमेट आपको 24 घंटे उस समय लगा के रखना पड़ेगा जब आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको नहीं मालूम है किस समय उसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जब उसकी जरूरत पड़ेगी ना तब आपको हेलमेट पहनने का टाइम नहीं मिलेगा, वो हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही बेल्ट है, सीट बेल्ट है, ये वैसे बोझ है, बंधन है इसमें। हेलमेट लगाना किसी को अच्छा, बाल खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। सीट बेल्ट के साथ है कि भैया बंधन है, लेकिन जब आपको सीट बेल्ट की जरूरत पड़ेगी तो आपको उसके लगाने का टाइम नहीं मिलेगा। सेम विद हेल्थ इंश्योरेंस। तो देखिए जो सबसे बड़ी चीज है जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोगों को मिथ है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। सर इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी तो आता है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ देते हैं, सबसे पहले वर्ड पकड़ते केवल इंश्योरेंस। जैसे कि हमें म्यूचुअल फंड में सुनने में आता है म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क है, ठीक है ना, तो लोगों ने पैसा नहीं लगाया, ठीक है ना। फिर म्यूचुअल फंड में आ गया म्यूचुअल फंड सही है तो लोगों ने बहुत पैसा लगाया, तो कहाँ गया रिस्क, ठीक है ना। अब सही है, अब पिछले 1 महीने से मार्केट गिर रही है तो म्यूचुअल फंड सही भी नहीं है, चलिए तो बात हो गई। इसी तरीके से एक और चीज आती है, मैं गारंटी देता हूँ 99% शायद लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स को भी इस बात के बारे में नहीं मालूम होगा। लाइफ इंश्योरेंस में जैसे म्यूचुअल फंड में डिस्क्लेमर आता है ना, वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस में एक डिस्क्लेमर आता है कि इंश्योरेंस आग्रह की विषय वस्तु है। मतलब सर इंश्योरेंस में एक डिस्क्लेमर आता है कि जिसमें नीचे लिखा हुआ होता है कि इंश्योरेंस आग्रह की विषय वस्तु है। आग्रह मतलब रिक्वेस्ट, सॉलिसिटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। बहुत सारे मैंने अक्सर लोगों से पूछा है कि इसका मतलब क्या है। इंश्योरेंस लेते हुए ना लोगों के दिमाग में एक बात होती है कि भाई इंश्योरेंस कंपनियां ना फ्रॉड करती हैं, ठीक है ना, कि जब मेरे से प्रीमियम लेना होता है तो वो बड़े खुश खुश लेती हैं, जब मेरे को क्लेम देना होता है तो बड़ी नुक्ताचीनी होती है, मेरे को तो क्लेम ही नहीं मिला है इसमें ले। उसके पीछे केवल यही लाइन है। अच्छा, क्या है ये? इंश्योरेंस आग्रह की विषय से कोई भी कंपनी आपको इंश्योरेंस बेच नहीं सकती है, आपको इंश्योरेंस रिक्वेस्ट करके खरीदना है। अच्छा, मुझे रात को सपना आया कि ईश्वर ना करे अगर बाय द वे मेरे साथ ऐसा हो गया तो मेरे परिवार को कौन पालेगा, तो मैं आपके पास आया, मैंने बोला कि भाई अगर मुझे कुछ हो जाता है तो प्लीज मेरे परिवार को मेरी पूरी जिंदगी जो है तुम पाल लेना, इनको 50,000 रुपये महीना देना। आपको दिमाग में आता है यार ये आदमी पागल है क्या, मैं क्यों लूंगा जिम्मेदारी।
तो मैं बोलता हूँ भाई इसके लिए मैं तुम्हें कुछ प्रीमियम देने को तैयार हूँ, कुछ पैसे दूंगा तो समझ में आता है। लेकिन फिर एक चीज आती है, कहीं आदमी कोई झूठ तो नहीं बोल रहा करते, ये सुसाइड तो नहीं कर लेगा। हाँ, ये भी बात है तो आप मुझसे पूछते, क्योंकि आप मेरे मन के अंदर तो जा नहीं सकते, जी। तो आपने बोला कि मोहित इसके ऊपर लिख के दूं कि तो तुम्हारी लाइफ में ऐसा डॉक्यूमेंट रेडी करके हाँ, दो। कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है कि जिस रिस्क का अगर जिस रिस्क के बारे में अगर मुझे मालूम पड़ जाए तो शायद मैं तुम्हारा ये वाला रिस्क ना खरीदूं। ओके। तो ये जो आदमी इंश्योरेंस ले रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बारे में सारे फैक्ट्स बताए, A to Z। ए टू जेड। तभी लोग बोलते हैं कि भैया पहले मेरा, अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास आए दिन ऐसी क्वेरी आती है कि साहब ऐसा है, हेल्थ इंश्योरेंस हम करा लेंगे और आप ना एक काम करना, उससे पहले हमारे जो भी टेस्ट वगैरह है वो करा लेना, बाद में ना हमको ये परेशानी मत करना कि हमें ये नहीं करना, हमारे बारे में जो जानना है जान लो। तो यहाँ पर हम लोगों से बोलते हैं कि सर एक टेस्ट ना अब इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत हद तक कराने भी बंद कर दिए हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक आदमी को शुगर है, ठीक है ना, इसकी इंटेंशन है कि इसे हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है और इसे शुगर छुपाना है। अच्छा। इसे शुगर छुपाना है और इंश्योरेंस भी लेना है। इंश्योरेंस भी लेना है। जब ये सैंपल देने जाता है ना तो एक शुगर की दवाई खा लेता है। अच्छा। तो अब सैंपल में तो आएगा ही नहीं, नहीं आएगा, वो तो कंट्रोल्ड है, ऐसी बीपी है, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इंटेंशन है, इसीलिए सेल्फ डिक्लेरेशन है। इंश्योरेंस आग्रह की विषय वस्तु है। जब सब्जेक्ट कभी हुआ ऐसा, कभी क्लेम आया, इंश्योरेंस कंपनी ने नुक्ताचीनी करी, इंश्योरेंस कंपनी ने रिसर्च करी, बोला साहब ये बीमारी तो आपको पॉलिसी लेने से 4 साल पहले से थी। मतलब अगर हम वहां पर जा रहे हैं इंश्योरेंस लेने तो भाई A to Z हाँ, कुछ ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए अब क्या हुआ, किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में ना कंफर्टेबल लाइफ जीनी है तो उसे एक ही काम करना है, सबको। हाँ, केवल एक ही काम करना है। गोल भी यही है कि हाँ मैं इजीली कंफर्टेबल हैप्पी लाइफ जीऊं। हाँ, किसी भी व्यक्ति को अगर कंफर्टेबल लाइफ जीनी है ना तो उसका एक ही क्या कहते हैं एफर्ट है, राइट पर्सन को राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। अगर आप सारे काम खुद करोगे या तो आपके डिसीजन वीक होंगे और या फिर आपकी एफर्ट्स ज्यादा होंगी। दोनों ही कंडीशंस में आपकी लाइफ से जो कंफर्ट है ना वो चला जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा। एक ने आपकी कार सर्विस करनी होती है, एक ने आपके कपड़े प्रेस करने होते हैं। जिस तरीके से आप बाकी सारी सर्विसेज में एक एक्सपर्ट को हायर करते हैं, ज्यादा एडवाइजेबल ये है कि बजाय इसके कि आप खुद अपने आप रिसर्च करें, आपकी लाइफ में एक ऐसा फाइनेंशियल डॉक्टर, आपकी लाइफ में ऐसा फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसे ये महसूस हो कि आप उस पर विश्वास करते हैं और वो विश्वास के लायक भी हो। सारी चीजें ये एक ही दिन में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको मेहनत आज ही से करनी पड़ेगी। जब हम लोग हीरे की खुदाई करते हैं ना, हीरा ढूंढते हैं, तो हमें पहले कोयला ही मिलता है, पहले कोयला मिलता है ना, बहुत समय के बाद हीरा मिलता है। जब आप आज से मेहनत करेंगे तो आपको बाद में कहीं जाके कोई एक अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेंट मिल सकता है। उसकी तैयारी आपको आज ही से करनी पड़ेगी। अभी बात आ गई केवल हेल्थ इंश्योरेंस की, अब एक और चीज के ऊपर बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक वो चीज है जो सबसे ज्यादा मिससोल्ड हुआ। लाइफ इंश्योरेंस को लेकर सर मार्केट में बहुत मिसकंसेप्शन, जैसे कि है कि वो जैसे आपने बताया था कि फ्रॉड है, वो क्लेम नहीं दे पाते। दूसरे ये है कि मेरे को क्या जरूरत है लाइफ इंश्योरेंस कराने की, हमें नहीं कराना है। इस तरीके से काफी है। और मोस्टली तो सर ये है कि नॉलेज ही नहीं है आधे ज्यादा। देखिए किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, गोल की। हम गोल स्पेसिफिक करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली है क्या? देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। मैं मेरे परिवार के अंदर 2 वैल्यूज रखता हूँ। मेरी 2 वैल्यूज हैं, एक मेरी इमोशनल वैल्यू है, एक मेरी फाइनेंशियल वैल्यू है। मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का पिता हूँ। मेरा जो इमोशनल रिप्लेसमेंट है वो नहीं है, ठीक है ना, वो नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। इंश्योरेंस कभी भी इमोशंस को कवर नहीं करता है, ठीक है। अब बात आती है फाइनेंशियल रिप्लेसमेंट की। मेरा फाइनेंशियल रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए, उसकी मेरी एक फाइनेंशियल वैल्यू है कि अगर मैं आज की तारीख में अपने परिवार को 1 लाख रुपए महीना कमा के देता हूँ, या ये कह सकते हैं मेरे परिवार के 1 लाख रुपए महीने के खर्चे हैं, और मैं आने वाले 20 सालों तक मेरी जो फैमिली है वो इंडिपेंडेंट होगी, मतलब मेरे बच्चे इस लायक होंगे कि वो घर चला सके, तो यानी कि मैं हर साल लगभग 12 लाख रुपए कमा के दूंगा, ठीक है ना, और 20 साल में लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमा के मैं अपने परिवार को देता हूँ, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं इसमें और भी बहुत सारी कैलकुलेशंस लगती हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल के उसमें बताऊं कि मेरी जो फाइनेंशियल वैल्यू है मेरे परिवार के लिए, मेरी ह्यूमन लाइफ जो वैल्यू है वो 2,40,00,000 है। ओके। तो यानी कि मुझे आज इंश्योरेंस लेना चाहिए कितने का? 2,40,00,000 का। समझ गए। 2,40,00,000 का मुझे आज इंश्योरेंस लेना चाहिए कि ईश्वर ना करे अगर कल को मुझे कुछ जाता है तो मेरे परिवार को आज ही 2,40,00,000 मिले, और उसको मैं सारे डिस्क्लोजर्स के साथ लूंगा। मतलब सर? डिस्क्लोजर मतलब कि भाई मेरे को हाइपर टेंशन है, मेरे को ये है, मेरी लाइफ में ये रिस्क है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, क्योंकि जिससे जो बात होती है ना कि कल के टाइम में इंश्योरेंस कंपनी परेशान करती है। इंश्योरेंस देखिए, अगर आप किसी भी व्यक्ति से 2,40,00,000 रुपए मांगेंगे ना, तो उसका अधिकार बनता है कि होमवर्क करे, है ना। आप किसी से मांग के देखें अपने दोस्त से 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, वो आपसे 20 सवाल तो वो भी पूछेगा, पूछता है सर। है ना। तो आप तो इंश्योरेंस कंपनी को आज 50,000 रुपए दे रहे हैं और उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको 2,40,00,000 रुपए दे, तो वो ज्यादा उसके ऊपर काम करेगा। तो उसके लिए आपको आज ही से वो होमवर्क करना पड़ेगा। सर इसमें मुझे ये पूछना है कि एक इंसान की वैल्यू क्या है? देखिए, अगर हम बात करें क्या कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू की, तो उसकी हर इंसान की दो तरीके से ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकल सकती है। एक होती है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कि सपोज एक आदमी के पास जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताई कि भाई ये 1,00,000 रुपए, 1,00,000, 2,40,00,000। अब इसके साथ एक और भी चीज है, वो ये है कि इसके पास एक होम लोन भी है 50,00,000 रुपए का। तो अगर इसके परिवार को 2,40,00,000 रुपए मिल जाते हैं, तो 50,00,000 रुपए तो घर वाला भी लेके जाएगा, होम लोन वाला, तो वो भी ऐड हो जाना चाहिए। साथ में इसकी 1 करोड़ रुपए की एफडी भी रखी है, वो घटना भी चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति की ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक कैलकुलेशन है ना, जिसके ऊपर काम करना चाहिए। देखिए, मनी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वो चीज है कि अगर आपका मैनेजमेंट पुअर है, आपके पास सामान रखा होगा, आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। सर ये प्रॉब्लम है आज के टाइम में, मतलब अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ अपने, तो हमारे उसमें मनी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट नहीं है या कुछ भी हमें नहीं पढ़ाते। सब फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स सब चलता है, पर मनी से रिलेटेड कोई नहीं सब्जेक्ट है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज करें या हम पैसे से पैसा कैसे बनाएं, वो चीज़ नहीं है। और ये कहीं ना कहीं मेरे को बैक होल लगता है अपने एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो उस चीज को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं? हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपने जो प्रॉब्लम बोली, ये अपने में शायद एपी सेंटर है ये सारी चीजों का। उसका रीजन क्या हुआ, एक बड़ी अच्छी बुक है रॉबर्ट टी कियोसाकी की, रिच डैड पुअर डैड। उसमें उसकी कुछ लाइन है, वो ये बोलती है कि हम लोगों के फाइनेंशियली परेशान होने का एक ही रीजन है कि 20-25 साल हम लोग जो स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पर हमें पैसे को कभी भी नहीं पढ़ाया जाता है। हमें वहां पर केवल एक ही चीज के लायक बनाया जाता है कि कमाना कैसे है, ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाना है, और हम वही अपनी वही वाली जो ट्रेनिंग है ना उसको पूरा करते हैं। हम पूरी जिंदगी केवल मनी मेकिंग मशीन की तरह से काम करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा कैसे घटा, हमारी अर्निंग कैसे होगी। जब वो पैसा हमारे पास आना शुरू होता है, तो हो सकता है वो पैसा हमारे लिए घर में रखा हुआ हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपसे। अभी रिसेंटली हम लोगों ने दीपावली का पर्व बनाया, ठीक है ना, बनाया है ना। तो इसमें दो वो है, श्री रामचंद्र जी का वो हुआ और माँ लक्ष्मी का आह्वान हुआ कि हे माँ हमारे घर आओ, ठीक है। जब भी हम अपने घर में किसी मेहमान को आमंत्रित करते हैं, किसी मेहमान को इनवाइट करते हैं, तो हम उसके रहने खाने का पूरा इंतजाम करते हैं कि उसका कंफर्ट क्या है, ठीक है ना। हम यहाँ चाह रहे हैं कि जिंदगी भर के लिए माँ लक्ष्मी हमारे यहाँ वास करें। क्या उसके आने से पहले हमने अपने घर के अंदर अपने जिंदगी में वो इंतजाम किए हैं? एक बार जो भी आपके ऑडियंस है, एक बार वो अपने से एक सवाल पूछे कि अगर उनके पास एक हफ्ते में 5 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए आ जाए, तो वो उस 1 करोड़ रुपए का क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है सर अपने आप। ये सच्चाई है। देखिए, लोग जो पावर है ना, वो इस दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। अगर आपको पावर मैनेजमेंट नहीं आया, तो आप ध्यान रखिएगा आने वाले समय में आपके लिए वो जो पावर है वो सबसे ज्यादा पेनफुल है। तो सर ये जो पावर है सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों है? पावर इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसके पीछे जो है मिसमैनेजमेंट आ जाता है। सपोज एक इंसान है, ठीक है ना, उसे आप इज्जत देना शुरू कर दें लेकिन वो काबिल नहीं है, क्या होगा? उससे मतलब जो रेस्पेक्ट मैं उसे दे रहा हूँ उसका गलत फायदा उठाएगा। गलत फायदा उठाएगा। लेकिन एक बात बोलते ना कि जो
गहरा पानी होता है वो हमेशा शांत होता है, जी। हाँ, ये बात है। ये हमेशा है। ठीक है, कोई भी एक चीज आपके पास इस समय सबसे पावरफुल चीज है आपके पास टाइम। जी सर। ठीक है ना, आप आज टाइम बर्बाद करना शुरू कर दो, एक समय पे आगे टाइम आपको बर्बाद करना शुरू कर देगा। हाँ, ये जो एज होती है, मैं ऐसा मानता हूँ, जो हमारी 20 से लेकर 25 के बीच की जो एज होती है ना, इसमें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और हमारे पास टाइम भी होता है, क्योंकि इस एज में हम अपने कॉलेज में होते हैं। मोस्टली सभी मेरी एज के जितने भी स्टूडेंट होंगे या जितने भी यूथ होंगे, सब कॉलेज में होंगे, तो जो चाहे वो कर सकते हैं। पर जो 25 की एज के बाद मेरा खुद का एक प्लान है कि मैं 25 की एज तक का एक फाइनेंशियल एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाऊं कि जहां मेरे पास एक सर्टेन लेवल ऑफ अमाउंट आ रहा हो, जिसके लिए मुझे काम ना करना पड़े। तो अगर हमने 25 साल की एज तक का बहुत अच्छी से रगड़ के घिस के काम कर लिया, उसके बाद जो आगे की लाइफ है वो हमारी सेटल हो जाएगी। हाँ देखिए, आपने बात जो बोली इसमें 50% सत्य, 50% अभी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, बात कर लेते हैं उसके ऊपर। क्या है कि अगर हमने 50% रगड़ के काम करके पैसा कमा लिया और हमने उसका सही तरह से मैनेजमेंट नहीं किया, तो क्या होगा? उसके बाद वो एक्सपेंसेस भी लेके आएगा। भाई हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें एंजॉय करने का भी तो अधिकार है ना? तो फिर हम आईफोन भी खरीदेंगे, है ना? फिर हमारी कार भी आएगी, फिर हमारे पास हमारे हो सकता है जो कपड़े हम पहन रहे हैं वो ब्रांडेड भी हो जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, आपकी जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो बढ़ गए। ठीक है ना? तो आपका रिटायरमेंट नजदीक नहीं हुआ, आपका रिटायरमेंट और दूर हो गया है। यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। हमें आज ही अपना फाइनेंशियल गोल बनाना है कि भाई, एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी एज क्या है इस समय? मेरी 21 है। ठीक है ना? अब हम आपके लिए देखिए क्या होता है, एक होते हैं सपने। ठीक है ना? सपने कुछ नहीं है जब तक कि इसके पीछे एक्शन प्लान ना हो। आपने रात को एक सपना देखा, सुबह आपको याद था, 1 घंटे के बाद गायब। आपने पता नहीं कितने सपने देखे, सब गायब हुए। ठीक है ना? हो गया। किसी भी सपने को अगर आपको अचीव करना है तो आपको केवल एक ही काम करना है, क्या? आपको उसका ना एक्शन प्लान स्ट्रॉन्ग बनाना है। वो कैसे बनाए? वो कैसे बनाना है? अब आप 21 साल की एज में हैं आज, आपने बोला कि भाई मुझे 20 सालों में जो है रिटायर होना है। ठीक है ना? मेरे को इतना पैसे करना है। तो ये आपके जो सपना है, इस सपने की आपको एक फाइनेंशियल फिगर क्रिएट करनी है। अब मैं उस फाइनेंशियल फिगर पे आता हूँ। सपोज आप बोलते हैं कि यार मेरे को एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए 50,000 रुपये महीना चाहिए। ठीक है? हर महीना 50,000 चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि आप 21 से 20 साल के बाद, यानी कि 41 ईयर्स के बाद आप अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, और आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 85 है कि आप 85 तक सर्वाइव करेंगे। ठीक है ना? तो आपको आने वाले 20 सालों में इतना कमाना है कि उस कमाए हुए पैसे से आप आने वाले लगभग 44 ईयर्स तक, 41 से 85 तक, 44 ईयर्स तक बिना काम किए सरवाइव कर जाए। ठीक है ना? अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जो आज आपके 50,000 रुपए हैं, जो आपके आज 50,000 रुपए परचेसिंग पावर है, वो 41 साल की उम्र में इन्फ्लेशन अगर हम 7% मानते हैं तो हो सकता है शायद 1.5 लाख रुपए हो। तो जो सामान आप आज 50,000 रुपए में खरीद रहे हैं, 41 साल की उम्र में आपको 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए। ठीक है ना? हम इसको यहीं स्टैग्नेंट करते हैं और ये कैलकुलेशन में जाते हैं। 1.5 लाख रुपए महीना अगर आपको 41 सालों के लिए चाहिए, तो आपको एक अच्छा बड़ा चंक चाहिए। लगभग अगर हम इसे मान लेते हैं, सिर्फ फॉर एग्जांपल 3 करोड़ रुपए फिगर आती है। ठीक है ना? ये 3 करोड़ रुपए, अब आपके पास एक गोल आ गया। हमने सबसे पहले शुरुआत में क्या करी थी, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गोल। आपका गोल फिक्स हो गया कि मुझे 41 की एज में आके इतना पैसा चाहिए, 3 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये कैसे आएगा, अब इसके ऊपर रिवर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है ना? अब समझ में आता है कि आप जो इंडियन मेंटेलिटी है वो ये बोलती है कि भैया रिस्क लेना सबसे खराब चीज है, बोलती है ना? तो उसके हिसाब से रिस्क फ्री सबसे अच्छी बैंक एफडी। ठीक है ना? तो बैंक एफडी 7% की दर से, सपोज आपको बोलती है कि साहब आप 60,000 रुपए महीना अगर बचाओगे तो आपके पास आने वाले 20 सालों में 3 करोड़ रुपए हो जाएंगे। आप बोलते हो साहब ये तो थोड़ा सा मुश्किल है, अभी तो दिक्कत है। तो अब आपको पहुंचना है, आपके पास गोल है। ठीक है ना? आप 60,000 को थोड़ा मानते हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। 7% से 9% पे आए तो हो सकता है जो आपकी SIP या जो इन्वेस्टमेंट है पर मंथ की, उसका अमाउंट आपको कम करना पड़ जाए।
तो निकल के फिगर आती है कि साहब अगर आपको 20 सालों में अगर आपको 3 करोड़ रुपए चाहिए तो आपको 20,000 रुपए महीने की एसआईपी करनी है, ठीक है ना। लेकिन है नहीं अभी 20,000 रुपए, ठीक है ना। अगर आपका गोल फिक्स है और आपके लिए ये सही में बहुत सीरियस गोल है, तो याद रखिए अब आप इसके लिए एफर्ट करेंगे। एक बड़ी अच्छी पिक्चर है, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उसके कुछ ऐसे वर्ड्स थे कि अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपके लिए कुछ होता है कुछ नहीं कुछ वो है उनकी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शायद वही शाहरुख खान की है। हाँ, उसमें दीपिका पादुकोण और ये है। शाहरुख खान अभी अगर रिसेंट आप कोई भी चीज से शिद्दत से जाओ तो पूरी कायनात उसे हाँ, मिलाने में लग जाती तो है। क्यों ना आपके जो फाइनेंशियल गोल है उसको भी शिद्दत से चाहना शुरू करें। अगर बाय द वे आपने इस चीज को क्या कहते हैं फिक्स कर लिया, अब देखिए इसके फायदे क्या हुए। आपने 20,000 रुपए वो कर लिया, अब आप यहाँ से आपकी जॉब लगती है, ठीक है ना, और आपको 20,000 रुपए महीना तनख्वाह आती है। पक्की बात है, आप 20,000 रुपए स्टार्टिंग है, हाँ, ठीक है ना। आपको मालूम है आपका जो गोल है ना वो बहुत फिक्स है, आपको ये लेना ही लेना है, ठीक है ना। आप 20,000 रुपए में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है बचा लें। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करी तो यानी कि आपने एक बहुत बड़े ऐसी फोर्स को रोक दिया जो आपकी लाइफ में स्पेंडिंग डाल रही थी कि आप आईफोन खरीद लो, आप पिज्जा खा लो, आप ये खरीद लो, वो खरीद लो, ठीक है ना। शुरू में हो सकता है आप उस 20,000 में केवल 15,000 उस 20,000 में आप 15,000 खर्च करो और 5,000 ही बचा पाओ, ठीक है ना। लेकिन आपका गोल अभी फिक्स है, अगले साल हो सकता है आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ जाए, ठीक है ना। जब आपका गोल फिक्स है तो आपकी लाइफ अपने आप डिसिप्लिन हो जाएगी। लाइफ में केवल दो ही चीजें ऐसी हैं जो आपको 100% रिजल्ट देंगी, एक है डिसिप्लिन और एक है कंसिस्टेंसी। आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ सिगरेट पीना शुरू करें, मैं गारंटी देता हूं आने वाले समय में आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप डिसिप्लिन के साथ योगा करना शुरू करें, लाइफ बेहतर हो जाएगी। आप कोई भी चीज, कोई भी काम आप डिसिप्लिन से जो है लोगों को गालियां देनी शुरू कर दें। कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा ही होगा। तो केवल हमें देखिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, जो मैं अपनी बात बोलता हूँ, जो चीजें हमने पढ़ी हैं इतने सालों तक, उससे उसका और हमारी लाइफ में ब्रेड एंड बटर का आज कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। हमने मोहनजोदाड़ो हड़प्पा पढ़ी, हमने कबीरदास सूरदास पढ़ी, ठीक है ना। आज हमारी ब्रेड एंड बटर में उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं आ रहा है। लेकिन स्कूल्स की मेन जिम्मेदारी क्या है? स्कूल्स की जो मेन जिम्मेदारी है वो हमको वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी देना है, वो हमारे दिमाग को डेवलप करना है, ठीक है ना। अगर एक बार वो चीजें हो गई, देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पेरेंट्स भी। मैं आपको एक बड़े छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। क्या हुआ है कि बच्चे को शुरू से ही पेरेंट्स जो माइंडसेट दे रहे हैं ना, वो जॉब का दे रहे हैं। हाँ, नौकरी स्टार्टिंग से ये है हमारा, मतलब कल्चर ही हमारा ऐसा ही है कि बच्चा अगर कुछ अपने खुद से भी करना चाहेगा तो उसमें इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना कि तुम जॉब करो, सरकारी करो चाहे कैसे करो, तुम जॉब करो, जॉब करना है। स्टार्टिंग से उसके माइंड में डाल देंगे जॉब करनी है, फिर वो भी ऐसे ही बनता है। हाँ, लेकिन होना ये चाहिए, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे बच्चों की सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। मुझे अपने बच्चों को साथ में इंटरपर्सनल स्किल्स, ये जो क्या कहते हैं, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना है, रिस्क कैपेसिटी मेरे को उस माइंडसेट को डेवलप करें कि आपको नौकरी ना कभी भी मिल सकती है, लेकिन एक बार आप नौकरी में आ गए ना तो आप बिजनेस दोबारा शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप सेफ्टी में आ गए। सेफ्टी से आप रिस्क में कभी भी नहीं आएंगे, कंफर्ट में आ गए, आप अब कंफर्ट में आ गए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हमारी जो है ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए चल रही हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये पकड़ना पड़ेगा। अब हमारी जो बात चल रही थी लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, ठीक है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए बहुत सिंपल है, मैं अपनी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल एसेट भी हूँ, ठीक है ना। मेरी फाइनेंशियल एसेट है, मेरी फाइनेंशियल वैल्यू लगभग 2,40,00,000 रुपए, ठीक है ना। अब सवाल ये खड़ा होता है 2,40,00,000 रुपए आज की तारीख में तीन तरीके के वैसे इंश्योरेंस प्लान होते हैं, जिनमें कि एक हो गया यूलिप, एक हो गया एंडोनमेंट और एक हो गया टर्म इंश्योरेंस, ठीक है ना। मैक्सिमम लोगों को एंडोनमेंट प्लान
और यूलिप प्लान समझ में आते हैं या समझाए जाते हैं जो भी है, ठीक है ना। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जी उसमें लगभग 10 गुने का रिस्क कवर मिलता है, ठीक। अगर आप 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए का अगर आप प्रीमियम दे रहे हैं तो आपको 10 लाख रुपए का इसमें वो कवर मिलेगा, कवर मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर मुझे 2,40,00,000 रुपए का लेना है तो कितने का, 24 गुना। 24 गुना, तो 1 लाख का 24 गुना कितना हो गया, 1 लाख का 24 लाख। 24 लाख। तो मुझे जब 24 लाख रुपए प्रीमियम देना है, तब मैं 24 लाख रुपए साल का प्रीमियम दूंगा, तब मुझे 2,40,00,000 रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। और ये कैलकुलेशन मैंने कब करी, जब मैं 1 लाख रुपए महीना खर्च कर रहा हूँ। हाँ सर, तो दोनों में से एक थ्योरी तो गलत है ना। बिल्कुल या तो मेरे को 2,40,00,000 का इंश्योरेंस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और या फिर मैं गलत प्रोडक्ट में हूँ। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है टर्म इंश्योरेंस। ओके, आज वैसे लोगों को वैसे बताने, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? हाँ मैं आ रहा हूँ। देखिए, वैसे आज की तारीख में लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस है टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, लेकिन मैं आपको उस चीज के बारे में बताता हूँ जो लोगों को नहीं मालूम है। जी। देखिए, टर्म इंश्योरेंस बेसिकली है क्या चीज कि किसी भी इंश्योरेंस के अंदर दो टुकड़े हैं यूलिप में और एंडोनमेंट में, एक है इन्वेस्टमेंट और एक है इंश्योरेंस, ठीक है ना। ध्यान रखिए, एक बहुत बेसिक रूल है कि जब भी आप दो चीजों को मिक्स करेंगे उसका फायदा कोई तीसरा उठाएगा। अच्छा, हाँ, आप जब ये रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं, ठीक है ना, तो आप कस्टमाइज, अगर आप कस्टमाइज्ड वर्सेस रेडीमेड को देखें तो आपको फिट होना पड़ता है कपड़ों में। जब आप कस्टमाइज लेते हैं तो आपके लिए कुछ चीज बनती है, हाँ। ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम इंश्योरेंस की या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि जो एक्सपर्ट है आप उसको उसकी जिम्मेदारी दें। इंश्योरेंस की जिम्मेदारी है, इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, उसे केवल फाइनेंशियल सिक्योरिटी दें, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं 2,40,00,000 रुपए का इंश्योरेंस लूं, ठीक है ना, 24 लाख रुपए साल तो मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो मुझे एक सस्ता ऑप्शन चाहिए। अब इस सस्ते ऑप्शन का नाम है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को केवल रिस्क प्रीमियम दे रहा हूं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को आप ये 2,40,00,000 दे देना, और अगर मुझे कुछ ना हो तो ये पैसे आप रख लेना। डूब गए रखना है, डूब गए। अब लोगों के लिए सबसे बड़ा दर्द तो यही है, डूब कैसे गए। ओके, ठीक है ना। और ये है अमाउंट सपोज 60,000 रुपए। तो अच्छा, वो अमाउंट कम रहता है? हाँ, वो 60,000 रुपए, 60 या 70,000 रुपए। मतलब 70,000 रुपए अगर मैं किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को देता हूँ, बहुत सारे इसमें फैक्टर होते हैं लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ वैसे, 60-70,000 अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी को देता हूँ तो इंश्योरेंस कंपनी कमिटमेंट कर देगी कि अगर भैया तुमने सब कुछ सही बताया और तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार वालों को मैं 2,40,00,000 रुपए दे दूंगी, और तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं दूंगी। तो सर ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा उसके बेटर है, कि 24 लेकिन लाख रुपए पर वो दे रहे हैं। हाँ, लेकिन एक और दर्द हो जाता है कि अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो पैसा डूब गया। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो पैसा डूब गया। सर यहाँ के मेंटेलिटी के हिसाब से देखें तो दर्द होता है, तो दर्द होगा। इंजॉयमेंट में अगर मैंने 10 काम किए हैं उसमें से 9 अच्छे हैं और एक मेरा गलत चला गया तो उस पर ज्यादा ध्यान रहेगा कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ये नहीं होना चाहिए। तो अब उसके बारे में देखते हैं क्या हुआ है। देखिए, लगभग करीब करीब हम मान के चलते हैं कि सब लोगों के पास अपनी कारें हैं। एक 10,000 रुपए की कार, एक 10 लाख रुपए की कार का जो एवरेज प्रीमियम आता है वो 20,000 रुपए के करीब आता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर बाय द वे इस गाड़ी को कुछ ना हो तो कुछ पैसा वापस मिलता है? नहीं मिलता ना, वो पैसा 20,000 रुपए डूब गया ना। आप सोचिए, एक वो चीज आपके परिवार में जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, कि अगर वो कार नहीं है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसके लॉस के लिए आप 20,000 रुपए साल का चक्कू लेते हैं कि अगर नहीं हुआ तो पैसे डूब जाएंगे। 10 लाख के ऊपर आप 20,000 रुपए दे रहे हैं, एक वो व्यक्ति जिसके ना होने पर पूरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। परिवार उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। वो 2,40,00,000 रुपए का उसका इंश्योरेंस जो है वो 60,000 रुपए मिल रहा है, तो आदमी की जो कीमत है वो तो बहुत सस्ती हो गई। कार 10 लाख रुपए की 20,000 रुपए में इंश्योर्ड होती है, आदमी 2,40,00,000 रुपए का 1 लाख रुपए में, तो बहुत सस्ता आदमी, बहुत ज्यादा सस्ता है। तो ये वाला रिस्क क्यों नहीं लिया जा रहा है?
क्या सर इसमें यहाँ पर मतलब क्या कहते हैं, एक नॉलेज हाँ नॉलेज की कमी या अवेयरनेस की कमी हो सकती हाँ, अब नॉलेज और अवेयरनेस के ऊपर आते है? हैं। देखो क्या है, हम लोग ना इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं, जी। ठीक है। एक समय होता था कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए ना हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती थी, आज इजीली अवेलेबल है। आज बहुत इजीली अवेलेबल है, Yes, sir. और इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी पावर है, ठीक है ना। और पावर के अपने बारे में क्या बोला है, डिस्कशन सर हाँ, कि अगर पावर का आपने मिस यूटिलाइजेशन किया तो आपकी जिंदगी बर्बाद होगी, ठीक है ना। अब ये देखते हैं पावर का यूज कैसे हो रहा है, ठीक है। सिगरेट के पैक के ऊपर लिखा होता है कि इसको पीने से कैंसर होता है, ठीक है ना। डेंजर है हमारे ये सभी लोगों को मालूम है, जो पी रहा है, जो नहीं पी रहा है, जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है, सभी को मालूम है। सबको मालूम। तो फिर इसको लिखने की जरूरत क्या है, और इसका फायदा किसको हो रहा है? इसको फायदा तो कंपनी को हो रहा है। कंपनी को तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि कंपनी अगर इसको ना हटे तो हो सकता है 2 आदमी और सिगरेट पी ले। ये भी बात है कि नहीं। इसका फायदा केवल उस व्यक्ति को हो रहा है, और तब तक हो रहा है जब तक कि उस व्यक्ति ने सिगरेट पीनी शुरू नहीं की है। ओके। जिस व्यक्ति ने सिगरेट पीनी शुरू कर दी, आप उसे बोल के देखो कि भाई क्यों पी रहा है, इससे तो कैंसर हो जाएगा, उसके पास 10 जवाब है। जिसे नहीं, जो नहीं पीता उसे कैंसर नहीं होता है। होता है। चैलेंज सबसे बड़ा क्या है, हम लोगों के पास आज इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, और देखिए कहीं ना कहीं मिसगाइडेड भी है। इससे बचने का केवल एक ही सॉल्यूशन है, आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। जो हमने बीच में बात करी है कि लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, आपको राइट पर्सन ढूंढना है राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। और उसको ढूंढने में हो सकता है आपको 5-5 साल लग जाए, लेकिन उसकी मेहनत तभी, वो 5 साल बाद तभी मिलेगा जब आपको आज से मेहनत करनी है। सर ये बहुत बड़ा टास्क रहता है। ये बहुत मनी, देखिए मनी, हमने शुरुआत में बोला ना कि पैसे से पावरफुल टूल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सर और अगर इस मटेरियल वर्ल्ड की बात करें, मतलब भौतिक संसार की, मैं थोड़ा स्पिरिचुअली अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो हाँ सर, उसमें अगर हमें सरवाइव करना है तो उसके लिए मनी इम्पोर्टेंट है। मनी इंपॉर्टेंट है, हाँ। और लेकिन मनी क्या है, मनी बेसिकली आपके लिए फ्यूल है, आपकी लाइफ की फ्यूल है, एक बाय प्रोडक्ट है। एक बाय प्रोडक्ट। आपकी कार के अंदर जो पेट्रोल है ना, जी। आपकी जो बाइक के अंदर पेट्रोल है, वो money पैसा है, वो पैसा है। अगर बाय द वे वो जो पेट्रोल है वो आपकी गाड़ी के ऊपर फैल जाए तो वो रिस्की है। इसकी है। उसका प्रॉपर मैनेजमेंट है कि उस टैंक के अंदर लीकेज तो नहीं है, आपने टैंक तो भरवा लिया लेकिन उसमें लीकेज है, कहीं उस गाड़ी का एवरेज तो ज्यादा नहीं है, कम तो नहीं है, वो उसकी कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, वो भी चीज देखने वाली है। लाइफ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन चीज है, वो है मनी मैनेजमेंट, ठीक है ना। अभी हमने इंश्योरेंस में 2 बातें करी, लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है ना। कार इंश्योरेंस सब लोगों को मालूम है, ठीक है ना। एक और चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग शायद बात करते हैं, भारत में लगभग हर व्यक्ति के पास अपना घर है, हाँ। लगभग, जिनके पास नहीं है उनके पास बहुत जल्दी हो जाएगा, 80%, 80%, ठीक है ना। कितने लोगों के पास घर का इंश्योरेंस है? 10% से भी कम ही है, ठीक है ना। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये इतना सस्ता है कि टर्म इंश्योरेंस भी महंगा है। एक 50 लाख रुपए के घर को क्या क्या रिस्क हो सकती है बताइए, एक घर, किसी आदमी के बने बनाए घर को क्या रिस्क हो सकता है? आग लग सकती है, या फिर भूकंप में गिर सकता है, और या बाढ़ आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, घर के ऊपर कोई पेड़ गिर सकता है, गिर सकता है, ठीक है ना। कोई एयरक्राफ्ट डैमेज हो जाए वो उसके ऊपर हो सकता है, ठीक है ना। फ्लड आ जाए, कुछ और बहुत सारे, तो लगभग 12 रिस्क है, ठीक है ना। ये 12 रिस्क से आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको रिस्क है। आपको जान के आश्चर्य होगा, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए का घर है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन वैल्यू, उसका साल का प्रीमियम 10,000 रुपए भी नहीं है। साल का? साल का प्रीमियम 10,000 रुपए भी नहीं है। 1 करोड़ की वैल्यू का घर के सिर्फ 10,000? हाँ, और कमाल की बात ये है, इसमें मिस सेलिंग बहुत कम है। मिस सेलिंग मतलब क्या क्या है कि आप ये तो झूठ बोल सकते हैं कि साहब मेरे घर में भूकंप आया था, बाकी किसी क्या नहीं आया, तो नॉन फैक्ट होगा, है ना। या भैया आग लग गई थी, तो ये जब आग लगी तो सब लोगों को मालूम होगा, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ी, ईश्वर ना करे अगर रात को कभी भूकंप आ गया तो इन्वेस्टमेंट की सारी थ्योरी चेंज हो जाएगी, सारी एफडीआई टूटेंगी, और पहले उस घर का जो मलबा है उसको हटाया जाएगा, और फिर वो सारी एफडीआई जो है उस मकान को वापस लाने के लिए लगेंगी। सोल्यूशन क्या है? 10,000 रुपए।
तो ये सर हर महीने देना मतलब हर साल साल हर देना साल तो बढ़िया है ना। जब तक आपका घर है आप उसका दिए। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, जब हम कहीं कमाने जाते हैं, आप यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, आपकी जो गाड़ी है बाहर खड़ी हुई है, आपने उसको लॉक किया हुआ है। हम्म, आप अंदर कमाने के लिए आए हैं, लेकिन आपने पहले इंश्योर किया कि जो बाहर आपकी एसेट रखी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप तो अंदर कमा रहे हो और पीछे से कोई साफ कर दे। हाँ सर। तो बिल्कुल उसी तरीके से कमाने से ज्यादा हम्म, जरूरी ये है कि जो आपने क्रिएट कर लिया है उसको सिक्योर करो, उसको सेव बचाओ। करना है। उसके लिए इंश्योरेंस है। ओके सर, इसमें ना मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अभी हमने बात की थी सर, उस चीज को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं या कैसे हम अचीव कर सकते हैं उस चीज ठीक है, देखिए जैसे एक मतलब स्टूडेंट है सपोज, ये कोई एडल्ट है 20 साल का, उसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए 10 साल में, हम्म, मतलब वो 20 का है, उसे 30 तक का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो क्या करना चाहिए उसको? देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि आज की तारीख में सब लोगों के पास जो फोन है ना वो स्मार्ट है। हम्म, ठीक है ना। उसी तरीके से जो हमारे गोल्स हैं, हमने गोल के ऊपर ही मेन बात करी है, तो उस तरह से आपका गोल भी स्मार्ट होना चाहिए। जी, ठीक है ना। जो स्मार्ट है उसकी ना एक फुल फॉर्म है, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, जी, एम मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। ओके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें गोल फिक्स करने से पहले ये इन पैरामीटर्स पे उसको करना है कि अच्छा, क्या ये पॉसिबल है। एक 20 साल का लड़का अगर बोलता है मेरे को 30 साल की उम्र में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेके आनी है, तो यानी कि उसे 10 सालों में इतना पैसा इकट्ठा करना है कि आने वाले अब 30 साल के बाद उसके पास 85 तक 55 साल बचते हैं। तो उसे 10 सालों में इतना इकट्ठा करना है कि वो 55 सालों तक ना काम कुछ करे। ना काम करे। तो ये थोड़ा टफ टास्क है। हम्म, अगर आपका गोल जो है वो रियलिस्टिक नहीं है हम्म, तो आपको डिसाइड कर देगा। अनअचीवेबल नहीं है हम्म, लेकिन रियलिस्टिक नहीं है। अगर बाय द वे आप कोई बिल्कुल डिटरमेंट नहीं मेरे को करना ही है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। उसके लिए उतनी ही एफर्ट है। उसके लिए फिर अगर बाय द वे हमने किसी एक व्यक्ति के लिए 20,000 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट रिकमेंड किया, तो उसके लिए हो सकता है 5 लाख रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट हो। करो 5 लाख रुपए के लिए एफर्ट। अनअचीवेबल नहीं है लेकिन रियलिस्टिक नहीं है। तो सबसे पहले गोल, उसके बाद उसको उन पैरामीटर्स पे कस के देखना कि क्या ये अचीवेबल है। और हमेशा जो गोल है ना वो अनअचीवेबल होना चाहिए लेकिन रियलिस्टिक भी होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब अगर बाय द वे मेरी प्रोडक्टिविटी हमेशा तभी निकलेगी जब मेरा जो गोल है ना वो थोड़ा सा अनअचीवेबल हो, नहीं तो मैं कंफर्ट जोन में रहूंगा। मैं 1 किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ, मैं 1 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, तो यही मेरी पोटेंशियल है, यही मैं यूज कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक थोड़ा बढ़ाऊंगा तो तभी तो मैं एफर्ट डालूंगा। हाँ जब मैं अभी एक चल रहा हूँ तो मैं 2 चलने की कोशिश मैं करूंगा। एक चलूंगा तो ये अच्छा है। ये वाले दाग जो हैं ये अच्छे हैं है कि नहीं। तो अभी बात आ गई कि सबसे पहले हमें वो चीज बचानी है जो हमने क्रिएट कर ली है। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, बचत के ऊपर। ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए क्या हुआ है, हर व्यक्ति को स्वर्ग चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता है। ये बात तो है सर, हर और व्यक्ति जिंदगी का सच ही यही है। स्वर्ग सबको चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता है। डेथ जिंदगी का सच है, ये लेकिन सच है, चाहता कोई नहीं। चाहता कोई नहीं है। ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरीके से देखिए क्या हुआ है कि म्यूचुअल फंड में बुलाता है रिस्क है। हाँ। ठीक है ना। एक तरफ बोलता है म्यूचुअल फंड सही है, तो फिर ऐसा क्या सही है जिसमें रिस्क भी है। और सच्चाई यही है, सही वही है जिसमें रिस्क है। ठीक है ना। अब बात बोली जाती है म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क है। लोग रिस्क को पढ़ते हैं, मार्केट रिस्क को नहीं पढ़ते हैं। मार्केट रिस्क क्या है? क्या है सर? मार्केट रिस्क का मतलब क्या हुआ है कि देखिए क्या हुआ, सपोज बैंक एफडी है, हम बैंक सेविंग अकाउंट की बात करते हैं। बैंक सेविंग अकाउंट आपको लिख के देता है 2.5%, लिख के देता है गारंटी। ठीक है ना। पहली चीज आप ध्यान रखिए, इस दुनिया में गारंटी नाम का वर्ड किसी के लिए भी नहीं बना है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति गारंटी दे रहा है तो इसका मतलब आपके हिस्से की वोलेटिलिटी, आपके हिस्से का रिस्क वो ले रहा है। अच्छा। और जो व्यक्ति आपके हिस्से की वोलेटिलिटी और रिस्क ले रहा है, आपके हिस्से का गेन भी वही ले रहा है। ओके। म्यूचुअल फंड के अंदर बिल्कुल सेविंग अकाउंट का रिप्लिका
लिक्विड अकाउंट होता है, अच्छा, जो शायद आप ही के सारे बैंकों में पैसा लगाता है। एवरेज रिटर्न लगभग 4-4.5% आते हैं म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड के। सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जहां पर आपको बैंक लिख के दे रहा है 2.5%, म्यूचुअल फंड लिख के नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अब वो बोलता है ये यहाँ पे मार्केट रिस्क है। अब वो मार्केट रिस्क समझ लेते हैं क्या है। सपोज मान के चलते हैं मुझे अपना मोबाइल बेचना है, मैं एक दुकानदार के पास जाता हूँ और मैं बोलता हूँ भैया मेरे को बेचना है, कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। वो बोलता है भैया 10,000 रुपये तक मिल जाएंगे सपोज, ठीक है, एग्जाम्पल लगा ले हाँ उसने कि ठीक है ये 10,000 रुपये मिल जाएंगे। तो बोलता हूँ ठीक है भैया दे दो। कहते भैया मैं नहीं खरीदूंगा ऐसे, आप ही बेच दो। हाँ मैं आपको कस्टमर दे दूंगा, आप इसे अपने पास रखो, मैं फोन करके बता दूंगा आपको, ओके, मैं आपको फोन करके बता दूंगा और मेरी इसमें 100 रुपए की कमीशन है। अच्छा, वो कमीशन ले रहा है। हाँ वो 100 रुपए ले रहा है एक चीज हो गई, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ आप बोलते हो भैया मुझे ना ये अभी बेचना है, अभी तुरंत पैसे चाहिए। अब वो क्या करेगा, तुरंत पैसा चाहिए, हाँ मुझे तो अभी चाहिए भैया, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे अभी अभी तुरंत बेचना है। तो वही खरीद लेगा ना उससे। कितने में खरीदेगा, 10,000 में? नहीं, कम क्यों? में खरीदेगा, क्योंकि वहां पर उसे मतलब क्या डिमांड है ना वहाँ उसकी, उसे तो बेचना है, उसे अर्जेंसी है उस चीज की, उस चीज का फायदा क्योंकि उठाना है। उसने मार्केट रिस्क लिया है। देखो समझो क्या हुआ, उसे मालूम है 10,000 का बिक जाएगा, लेकिन आज बिके कल बिके ना बिके, क्या हुआ कैसे हुआ। तो अब वो मार्केट में बेचने का रिस्क खुद ले रहा है, तो उसका गेन भी वो लेगा। वो आपको बोलेगा भाई तेरे को अभी चाहिए ना, तो भाई 7,000 ले जा। हाँ, ये बात। जिसने आपको गारंटी, जिसने आपको एश्योरेंस दिया, उसने बोला, या फिर उसने क्या बोला कि भाई मोबाइल छोड़ जा, जब बिकेगा तो मैं ले जाना, पैसा ले एक्चुअल जाना। करता था, मेरे को कमीशन देना, मैं उनको एक्चुअल बायर के साथ तेरे को मिलवा दूंगा। बेचना है बेचना, नहीं बेचना नहीं बेचना। और तुम्हें अगर गारंटी चाहिए तो 7,000 रुपये ले जाओ। तो यही अंतर है म्यूचुअल फंड में और बाकी जितने भी फिक्स इंस्ट्रूमेंट वाले। जब आप उसके पास जाके बोलते हो ना भाई मुझे तो लिख के दे, तो वो लिख के आपको 7,000 रुपये देता है जी, क्योंकि वो मार्केट रिस्क ले रहा है वहाँ। हाँ। लेकिन आपको एक चीज और भी समझनी है, जी। वो जो बंदा बैठा हुआ है ना, वो मार्केट में ऑलरेडी रिसर्च करके बैठा हुआ है। अगर आप उसके ऊपर वो वाला रिस्क लोगे, आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, तो आपको फायदा होगा। ओके। लेकिन चूंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है, इसलिए उसके हिस्से का रिस्क, मेरे हिस्से का रिस्क कोई और लेगा और वो आपको गारंटी देगा। ओके, अब बात आती है कि रिस्क लेना कितना है, ये भी एक बड़ा ये क्वेश्चन भी बहुत है कि बड़ा है। रिस्क ले कितना। कितना ले। वॉरेन बफेट ने एक बात बड़ी अच्छी बोली है कि पानी की गहराई को कभी भी दोनों पैरों से नहीं नापा जाता है। पानी की गहराई को कभी दो पैरों से नहीं नापा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अगर बाय द वे हम किसी नदी किनारे बैठे हुए हैं पत्थर पे और हमें नहाना है और पानी गहरा है, हमें ये नहीं मालूम है कि पानी कितना गहरा है, तो हम क्या करेंगे, एक पैर को ऊपर, एक ही डालेंगे। पैर से नीचे और अगर दोनों पैर अंदर डाल दिए तो क्या होगा, डूब जाएंगे। तो जाएंगे तो नीचे, लेकिन ऊपर कैसे आएंगे। ऊपर आने का तो रास्ता ही नहीं है कुछ भी। यही है, दो ही चीजें, या तो आपको इन्फॉर्म्ड रिस्क लेना है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट की तरफ जाना है, ठीक है ना, क्योंकि उसको मालूम है कि कहाँ पर क्या गलती है। देखिए किसी भी काम को करने के लिए दो ही फैक्टर वो करते हैं, जिसमें कि 10% होता है किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज होती है मोटिवेशन, ठीक है ना। एफर्ट होती है 10%, ठीक है ना। धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता है ना, मोटिवेशन कम होती है और एफर्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। सॉरी जैसे जैसे एफर्ट बढ़ती है ना, वैसे वैसे पेन बढ़ता है जी। और जैसे जैसे पेन बढ़ता है ना, उस गोल को अचीव करने का जो वो क्या कहते हैं इच्छा होती है, वो कम होनी शुरू हो जाती है कि नहीं। उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट के साथ बैठना होता है, एक हैंड होल्डिंग, जो आपको उस चीज को बार बार बताता है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं तेरे साथ बैठा हुआ। अब एक्सपर्ट की बात करते हैं, जब हम कभी कैब करके कहीं बाहर जाते हैं, गाड़ी चलानी हमें भी आती है, ड्राइवर बराबर में चला रहा होता है, ठीक है ना, सामने गड्ढा आ गया, ठीक है ना, उस ड्राइवर को मालूम है कि स्टीयरिंग कितना घुमाना है और हमें भी मालूम है कितना घुमाना है, उसने घुमा दिया। सोचिए अगर उसी के घुमाने के साथ मैंने भी उसका स्टीयरिंग घुमा दिया, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी जो इतनी चलनी घूमनी थी वो इतनी घूम गई। आपको ना सिर्फ एक एक्सपर्ट को हायर करना है, वरन आपको उस एक्सपर्ट पे विश्वास भी करना है। ये जहाँ पर लेके जा रहा है सही है। हाँ, उसका होमवर्क करो, उसको चेक करो कि वो गलत तो नहीं है कुछ भी है,
देखिए हिंदुस्तान के अंदर दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोगों को मनी मैनेजमेंट नहीं पढ़ाया गया है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, एक और प्रॉब्लम है। क्या? वो प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को वो एक्सपर्टीज भी नहीं मालूम है कि हमें किसके पास जाना है। छोटा सा एक एग्जांपल है, ये शरीर जो है हम बहुत समय से अपने साथ लेके घूम रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन हमने शरीर के बारे में पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, हमें नहीं मालूम सर दर्द के कितने कारण होते हैं क्या। लेकिन अगर कभी हमें दिक्कत होती है तो हमें मालूम है ना एमबीबीएस के पास जाना है, हाँ, हमें क्वालिफिकेशन मालूम है। अगर बाय द वे हम पूरे दिन पैसा 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 करते रहते हैं, लेकिन अगर कोई टैक्सेशन से रिलेटेड इशू होता है हमें मालूम है ना सीए के पास, सीए के पास जाना है। ठीक है ना, कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही है हमें मालूम है ना किसके पास जाना है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ गए तो आपको किस क्वालिफिकेशन के पास जाना है? एक्सपर्ट के पास जाना है। हाँ, उस एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ये है ही चीज नहीं। हिंदुस्तान में मनी मैनेजमेंट की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, नंबर एक। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस मिलता है प्रोडक्ट बेचने के लिए। ओके। अगर हम हेल्थ की बात करें हम्म, तो हेल्थ में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है केमिस्ट कॉन्सेप्ट, एक होता है डॉक्टर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। केमिस्ट का जो रेवेन्यू है वो आता है बेचने से, जी, दवाई। वो अकाउंटेबल नहीं है कि आपकी सेहत सही हो। वो आप सिर्फ बेचेगा। आप उससे दवाई मांगो, वो आपको दवाई देगा, उसकी जिम्मेदारी है वो एक्सपायर डेट ना हो, ठीक है ना, आपसे अपना मार्जिन रखेगा और बेच देगा। बेच देगा। अब उससे आपको साइड इफेक्ट हो रहा है, दवाई का फायदा नहीं हो रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। अब इसी के सामने एक बैठा हुआ डॉक्टर, ठीक है ना, उस डॉक्टर का काम क्या है कि वो आपको डायग्नोज करेगा, आपकी परिस्थितियों को चेक करेगा और आपको लिख के बता देगा कि सब आपको ये बीमारी के सिम्टम्स है, आप ये टेस्ट कराओ, सब करो और आपको इस दवाई से इलाज हो जाएगा, ठीक है ना। उस पर्चे को लेके आप केमिस्ट के पास जाते हो और केमिस्ट आपको दवाई देता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम मनी मैनेजमेंट के नाम पे आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ केमिस्ट कॉन्सेप्ट है। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दो भागों में वो किया है। एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फाइनेंशियल डॉक्टर, जिसमें हम पूरी तरह से नॉन प्रॉफिट उसमें काम करते हैं। हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम करते हैं। क्या करते हैं हम, जो हम अभी अपने पॉडकास्ट में कर रहे हैं इसमें शायद उतना कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कॉरपोरेट्स को, हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम ये बताते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज को जो सैलरी दे रहे हैं, ठीक है ना, शायद वो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहे हैं, शायद उसका कहीं ना कहीं ट्रैप हो रहा है। हम बड़े बड़े ऑफिसेज में लेक्चर्स लेते हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर कि हाउ टू टेक इन्फॉर्म्ड मनी मैनेजमेंट डिसीजंस। और इस दौरान जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस एरिया कुछ भी सेलिंग का नहीं होगा, हम पूरी तरीके से केवल एडवाइस दे रहे होते हैं और ये पूरी तरीके से इसमें हमारा कोई भी कॉमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। मतलब टोटली एज अ एडवाइस, मतलब फुल्ली फ्री टाइप का है। हाँ, ये इसमें हम केवल मतलब हेल्प करते हो आप। हाँ, इसमें हम केवल लोगों को मनी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस समझाते हैं, ये कैसे नॉलेज प्रोवाइड करते हो कि ठीक है इसकी ये नॉलेज, ये हाँ, इम्पोर्टेंस है, ये इसकी नॉलेज। और जरूरी नहीं है कि वो हमारे साथ ही एसोसिएट हो, हमने उन्हें बता दिया। अब वो मार्केट में फ्री है कि वो चाहे खुद अपने इन्फॉर्म डिसीजन लें या किसी एक्सपर्ट को ढूंढे, या उन्हें लगता है कि हम उसके लिए सही हैं तो हम वो हमें कांटेक्ट करते हैं और हम उनको सर्विसेज देते हैं। जो मार्केट रेगुलेटर है, अब हम थोड़ी से जो फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर की जो फ्रेमवर्क है हम उसके ऊपर बात करते हैं कि भारत में मनी मैनेजमेंट या मनी रेगुलेटर जो है वो दो हैं बेसिकली, वैसे तो तीन है। एक हो गए IRDA जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करते हैं, RBI जो बैंक्स को रेगुलेट करती है, और सेबी जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो सेबी ने एक सेगमेंट बनाए हैं दो, जिसमें सेबी बोलती है कि या तो आप रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हैं। रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का मतलब क्या है कि आप केवल एडवाइस देंगे और फीस चार्ज करेंगे, आपको बेचना नहीं है कुछ भी, आपको कमीशन नहीं मिलेगी डॉक्टर वाला, ठीक है। और दूसरी तरफ सेबी ने बोला है कि आप केवल म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं, आपको एडवाइस नहीं देनी, आपको एडवाइस नहीं देनी है, ठीक है ना, आपको उसके लिए कमीशन मिलेगी, आप फीस नहीं चार्ज कर सकते हैं। तो दो अलग अलग वो है। तो अगर हम अपनी बात करें तो हम रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है, हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मतलब आप बेचते हो। हाँ, हम लोगों को म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
इसके अलावा और जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं हम वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके। लेकिन हम इसके साथ क्या करते हैं, हम जगह जगह पे लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मनी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है हम उसको लोगों को बताते हैं, और उसके लिए हम कॉरपोरेट्स को या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, स्कूल्स को, इन सबको अप्रोच करते हैं। ओके। और इसको करने के बाद कोई कंपल्शन नहीं है कि कोई हमारे से ही सर्विसेज ले। अगर बाय द वे किसी के पास ऑलरेडी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है तो वो वहां पर उनसे सर्विस ले, लेकिन इन्फॉर्म डिसीजन होने चाहिए। सर मेरा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब जो जनरेशन है, जो यंगस्टर है या जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं? उनके लिए क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या क्या क्या चीज़ उन्हें करनी चाहिए जिससे कि अपने लाइफ के डिसीजन अच्छे से ले सकें? देखिए, बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। नंबर 1, अपने ड्रीम्स को स्ट्रांग बनाइए और उनको स्मार्ट बनाइए, एज सिंपल एज दैट। देखिए क्या होता है ना कि हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं अपने इमोशंस के साथ। कितनी बार हमें लगता है हमें कार खरीदनी है। एक बड़ी अच्छी बात अभी अभी याद आई मेरे को कि कोई भी व्यक्ति जब रॉन्ग डिसीजन लेता है तो उसके पीछे ना बाइसेस होते हैं, बहुत सारे बाइसेस। इसमें एक बड़े कमाल का बाइसेस होता है जिसका नाम है कन्फर्मेशन बाइस। ओके। इसके ऊपर बात करते हैं, बड़ा अच्छा है। कन्फर्मेशन बायस क्या है? सपोज मेरा मन आया कि यार मेरे को ना एक स्कॉर्पियो खरीदनी चाहिए नई, ठीक है ना। अब क्या है, मेरा मन आया है, मैं ऑलरेडी अपने को 80% कन्विंस कर चुका हूं कि मुझे स्कॉर्पियो खरीदनी है, ठीक है ना। वो जो 20% का गैप है ना, अब वो 20% का गैप अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अब मैं उनसे पूछूंगा, ठीक है ना, कि यार मैं सोच रहा हूँ स्कॉर्पियो खरीदनी है, खरीदूं ना खरीदूं, ठीक है ना। तो ऑलरेडी 80% खरीदने कन्विंस हूँ, अब मुझे 20% में कन्फर्मेशन चाहिए। हाँ यार खरीद ले, तेरी हाइट पर्सनैलिटी के हिसाब से स्कॉर्पियो तो चलेगी, बड़ा छोटी सी लगती है तेरी गाड़ी, बड़ा ये लगता है वो। अब क्या होगा कि जो लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि स्कॉर्पियो खरीदनी है, वो कौन है? हो सकता है उन्हें ये लगता है यार इस आदमी की बात को काटूंगा ना तो इसका मूड खराब हो जाएगा, रिलेशन खराब होंगे, हम पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। वो 50% अच्छा डिसीजन दे रहे हैं, 50% सही एडवाइस दे रहे हैं, 50% सही एडवाइस नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर बाय द वे 80% मेरे स्कॉर्पियो लेने की जो क्या कहते हैं डिसीजन है वो गलत हो, कि भाई हो सकता है मेरी अफोर्डेबिलिटी ना हो, सड़क का ट्रैफिक ना हो, मेरे इतनी ट्रैवलिंग ना हो, ठीक है ना, तो मेरे लिए तो पूरी जिंदगी के लिए स्कॉर्पियो मेरे गले गले आने वाली है। वो मेरा एक तरीके से जो मैंने वहाँ पैसा लगाया है वो सारा वेस्ट टाइप का ही हो गया। पैसे के साथ साथ अब मैं मार्केट में जब निकलूंगा तो मुझे बार बार जगह जगह पे फंसना पड़ेगा, मैं गली मोहल्ले में नहीं लगा सकता, है कि नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये है कन्फर्मेशन बाइस्ड। कन्फर्मेशन, मैंने एक डिसीजन लिया, अब मैं सारे लोगों से पूछता फिर रहा हूँ उस चीज के लिए कि भाई मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अक्सर देखा गया है कि गलत जो डिसीजन होते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है कन्फर्मेशन बायस। तो ये तो प्रॉब्लम होगी। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बताओ सर। सोल्यूशन है डिसकन्फर्मेशन बायस्ड। डिसकन्फर्मेशन बायस का मतलब ये हो गया, आप उल्टा सवाल पूछो कि भाई मेरे को ना स्कॉर्पियो खरीदनी है, तो मुझे ऐसे 2 कारण बता कि मुझे नहीं खरीदनी चाहिए। अच्छा। तो अब वो बंदा अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए बोलेगा यार देख बात तो तेरी सही है, लेकिन मैं तो देखता हूँ तू हमेशा शहर के बीच में घूमता रहता है, कहीं बाहर जाना साल में कितनी बार जाना होता है? 2 बार जाना होता है। वहाँ पर जो डिसकन्फर्मेशन बताया आपने बायर्स है, वो सही, वहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन देंगे, वो सही इन्फॉर्मेशन देंगे, और हो सकता है उनके बताने के बाद भी मैं स्कॉर्पियो खरीद लूं, ठीक है ना। वो मेरा ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा। मुझे मालूम है कि मुझे कब स्कॉर्पियो नहीं लेनी है, उसके बाद भी मैं खरीदूं, तो मेरा इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, ठीक है ना। अब बात आती है कि मनी मैनेजमेंट के लिए क्या करना है। तो देखिए क्या होता है, आज की तारीख में जब हम मनी मैनेजमेंट के लिए जाते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है, कोई मेरे को बोलता है कि भैया हमें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाना है, कोई बोलता है मुझे म्यूचुअल फंड में जाना है। हम हमेशा सब्ज बाग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत अच्छा रिटर्न बनता है, काम भी नहीं करना है, रिसर्च करनी है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। और जब आप लोगों से पूछते हैं तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे आपकी हाँ में हाँ मिला के जवाब दें, क्योंकि अगर उन्होंने आपकी बात को काट दिया तो आपको बुरा लग जाएगा। तो वो आपको कभी बुरा लगाने देना नहीं चाहते। वो इमोशंस वाली बात, वो इमोशंस वाली है। आपको हमेशा
अपनी जिंदगी में एडवाइजर स्ट्रांग बनना है, आपको अपनी जिंदगी में एडवाइजर वो करना है। आप प्लीज मेरे ऑफिस आइए। आप मैंने अपने ऑफिस में एक पोस्टर लगाया हुआ है, वो ये कि जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका सलाहकार कैसा है। ओके। महाभारत के युद्ध में अगर दुर्योधन जो है वो शकुनी से सलाह लेते थे, तो अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से सलाह लेते थे। किसी भी व्यक्ति के अंदर अपने हिस्से की बुद्धिमत्ता पूरी हो सकती है, लेकिन उसके मैक्सिमम डिसीजन उसके एडवाइजर से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आपका एडवाइजर चमचा बन गया तो आपकी जिंदगी बराबर। आपके एडवाइजर कर रहे होने चाहिए जो आपको केवल ये राय दें कि क्या सही है, ना कि आपकी हाँ में हाँ मिलाए। चाहे वो हमारे हमारे क्या कहते हैं इमोशंस को ट्रिगर ही क्यों ना कर रही है। ट्रिगर ही क्यों, हाँ, सलाहकार का मतलब ही ये है। सलाहकार का मतलब ही ये है। अब एक छोटी सी बात है, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है ना। अगर उनके पैर में कहीं कांटा लगता तो मेरे यहाँ लगता है, ठीक है ना। रात भर मेरा बच्चा कहीं सो नहीं पाया, उसको कोई प्रॉब्लम थी, बुखार आया सपोज, सुबह मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, डॉक्टर बोलता है उसको हाई फीवर है, ठीक है ना। डॉक्टर इशारे में मेरे को बताता है सुई लगानी पड़ेगी। मेरा बच्चा देख के पहचान जाता है, वो रोना शुरू करता है, नहीं दर्द होगा। मैं क्या बोलूंगा, कोई नहीं आप लगाओ। हाँ, मैं बोलूंगा नहीं नहीं बेटा कोई दर्द नहीं होता, हल्की सी चोटी, मुझे ही मालूम है दर्द होगा, डॉक्टर को भी मालूम है दर्द होगा, ठीक है ना। लेकिन चूंकि मेरे को एक प्रोफेशनल पे कॉन्फिडेंस है कि ये जो बोल रहा है ये सही है, ठीक है ना, तो मैं अपने बिलव्ड बच्चे को वो पेन लेने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। मैं उसे समझाऊंगा, टॉफी चॉकलेट दूंगा, जरूरत पड़ेगी उसे डांट दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये लॉन्ग टर्म में इसके लिए गेनफुल है। बिल्कुल उसी तरीके से आपकी जिंदगी में जो प्रोफेशनल एडवाइस है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। आप अपनी जिंदगी में जब जरूरत होगी तब आप एडवाइस नहीं ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो 60 साल के नजदीक अभी रिटायरमेंट में पहुंच रहे हैं, मैं अक्सर जब ऑफिसेज में जाता हूँ, मेरे लेक्चर होते हैं, तो मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि जो लोग अपने नियर रिटायरमेंट है, 58 साल है, 2 साल, तो मैंने कहा आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। अब आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा केवल मनी मैनेजमेंट इश्यूज में, और ये ऐसा नहीं है कि आपको 60 के बाद करना है, ये जर्नी आपके 58 से ही शुरू हो जानी चाहिए। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक बार लेक्चर हुआ रानी खेत में एक बटालियन में, तो वहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया। आज से करीब 4-5 साल पहले ना अखबार में एक न्यूज आई। क्या थी न्यूज ये थी कि एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है कि जिन लोगों के नाखून बड़े होते हैं, नाखून बड़े होते हैं, वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, ये और रिसर्च है, और गोरों की बातें हम बहुत जल्दी समझते हैं। ये रिसर्च आई थी कि जिन लोगों के नाखून बड़े होते हैं वो ज्यादा स्वस्थ होते हैं। और हमने क्या सीखा है, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए ना। देखते हैं थ्योरी कैसे चेंज हो गई। देखिए क्या हुआ। ये नाखून बड़े होने का कॉन्सेप्ट कब आया, जब इंडिया में हेल्थ केयर सैनिटाइजेशन पुअर स्टेज में था, ठीक है ना। क्या होता था, हम लोग जब वॉशरूम वगैरह जंगल वगैरह में जाते थे, तो जब वॉश करते थे उसके बाद ये जो गंदगी थी हमारे नाखूनों में बढ़ जाती थी, ठीक है ना। राख से हम लोग हाथ साफ करते थे, नाखूनों में हमारी गंदगी आ जाती थी। जब हम खाना बनाते थे या खाते थे तो वो हमारे पेट में जाता था, पेट में इन्फेक्शन होता था, हेल्थ केयर सिस्टम पुअर था, ठीक है ना। तो जिसके कारण बहुत जल्दी से बड़ी बड़ी पैंडेमिक्स वगैरह फैली और लोगों की मौतें हुई। तो सोल्यूशन क्या निकाला गया कि भैया लोगों के अगर नाखून छोटे कर दिए जाए तो गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो पेट बन जाएगी, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना। हमने इसको ऑप्ट कर लिया। अब देखिए क्या हुआ, समय के हिसाब से हमारे घर में फिनाइल का पोछा लगना शुरू हो गया, हम एक्वागार्ड का पानी पीने लगे, हम डिटॉल से हाथ धोने लगे, ठीक है ना। हेल्थ केयर सिस्टम हमारा बहुत पुअर हो गया, सॉरी हेल्थ केयर सिस्टम हमारा बहुत अच्छा हो गया सॉरी। तो अब क्या हो गया कि हमारी बॉडी के अंदर ना एक सेल्फ इम्यून सिस्टम होता है। अगर बाय द वे मैं कोई भी गलत चीज खा लूं तो मेरी बॉडी सबसे पहले अंदर से ना उसे फाइट करना शुरू कर देती है। लेकिन अब क्या हुआ, हम लोगों ने डिस्प्रिन, क्रोसिन ये सब खानी शुरू कर दी। बाहर का वायरस हम पे अटैक करता है, हम साथ में एक एंटीबायोटिक खा लेते हैं, तो जो हमारी एंटीबॉडीज है वो तो बनी नहीं, ठीक है ना। जैसे ही कोई वायरस आया उस वायरस पे हमने एंटीबॉडीज को भाई तुम मत करो, हम भेज रहे हैं दवाई, हमने क्रोसिन डिस्प्रिन किया। तो अब उसको यही नहीं मालूम पड़ा कि वायरस का है। पहले तो नाखून के थ्रू पेट में जा रहा था,
अब एक मिसमैच खड़ा हो गया। मिसमैच क्या खड़ा हो गया कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसे यही नहीं मालूम पड़ा कि बाहर का वायरस कौन सा है। अच्छा। ठीक है, एक दिन हमने कुछ गलत खाया और हमारी बॉडी के अंदर वायरस उतर गया। मिसमैनेजमेंट था। मिसमैनेजमेंट क्या मतलब, कह सकते हैं मतलब वायरस आ गया, वो कि एक डिस्कनेक्ट था। डिस्कनेक्ट। ठीक है ना, जी। हम लोग बीमार पड़े और फिर बीमार पड़ते चले गए। ठीक है ना, आजकल अभी कोरोना हुआ, हाँ, ठीक है ना, हुआ था। रेबीज हुआ, इसके वैक्सीन बनते हैं। मालूम है वैक्सीन क्या चीज होती है? दवाई। ये जो होती है ना, ये उस वायरस का डीएक्टिवेटेड वर्जन होता है ओके। कि हमारी बॉडी के अंदर डाला जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसे मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा वायरस आने वाला है और वो उससे फाइट करने की जो मतलब पोटेंशियल, पोटेंसी आ जाएगी। हाँ पोटेंसी आ जाएगी उसमें। ठीक है, तो जब नाखून लंबे होने शुरू हुए तो अब हम सारे में हाइजीन मेंटेन कर रहे थे, तो अब बोला गया कि अगर आप अपने नाखून लंबे रखेंगे तो इनडायरेक्टली आपके पेट में थोड़ा थोड़ा वायरस जाएगा, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम बाहर के जो वायरस है उनसे लड़ने के लिए सही रहेगा, तैयार रहेगा। तो थ्योरी ऐसे चेंज हो गई। एक समय परिवार का कल्चर इस तरह से हुआ करता था कि मेरे बच्चे मेरे लिए बुढ़ापे की लाठी हैं। आज की तारीख में ये बच्चे जो हैं कहीं और जॉब कर रहे हैं। अब मेरे को अगर अपने बच्चों को देखना है तो मेरे पास सेहत अच्छी होनी चाहिए और मेरे पॉकेट में इतना पैसा होना चाहिए कि मैं उनसे मिलने जा सकूं। ओके, तो सर यहाँ पर आप कोई भी 3 बुक रिकमेंड कीजिए अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को, जिससे कि हम अपने इम्प्रूव कर सकें। देखिए, जहाँ तक बुक्स की बात है, बुक्स अपने में बहुत अपने अगर कह सकते हैं ह्यूमन के अगर सबसे अच्छे कोई फ्रेंड्स हैं तो बुक्स हैं। केवल एक रिच डैड पुअर डैड भी अगर पढ़ लेंगे, बहुत छोटी पतली किताब है, ठीक है ना, रॉबर्ट टी कियोसाकी की, आप उसी को पढ़ लेंगे तो ये है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को आपको बहुत कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, एक हैंड होल्डिंग की। जब भी इमोशंस हावी होंगे आपको हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस ही लेनी पड़ेगी। देखिए, सिंपल सी चीज है कि पहली चीज हमने आपको बोला कि आप अपने गोल्स को स्पेसिफिक करें और जो कंफर्मेशन बायस्ड है आप उसको अपनी लाइफ में ऑप्ट करें। कितनी बार क्या होता है कि जो हमारा यूथ है, ठीक है ना, अगर वो अट्रैक्ट हुआ किसी चीज के लिए, सपोज हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्सपीरियंस किया फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्रिप्टो या और बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है ना, जब कोई यूथ अगर इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है ना तो उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ये ये डिसकन्फर्मेशन बायस्ड की अगर कैटेगरी में आ गया तो हो सकता है उनको समझाना हमारे लिए इजी हो। अगर वो आके हमसे ये पूछेंगे कि साहब बताओ हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना है, तो शायद हम ज्यादा अच्छे रीजन दे पाएंगे।